हेलो एवरीवन, मैं हूं हरीश गंगवार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल पर एक्सीलेंस इंग्लिश क्लासेस। और आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं मैं, जो कि टीजीटी इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। टीजीटी अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एक ऐसा टॉपिक है जो आपको अच्छे से समझ में आना ही आना चाहिए। तो इसको समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जो पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री शुरू कैसे हुई, ये समझने के लिए इस पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इनिशिएटेड विद द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश रेस एंड केप्ट ऑन डेवलपिंग विद द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो इसमें बताया गया है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जो शुरुआत हुई वो इंग्लिश रेस के साथ हुई। इंग्लिश रेस यानी कि मनुष्य की एक अलग प्रकार की प्रजाति, ठीक है, उसकी शुरुआत के साथ साथ इंग्लिश लिटरेचर की भी शुरुआत हुई। और ये नेशन के डेवलपमेंट के साथ साथ विकसित होती रही। हिस्ट्री जो है, इंग्लिश लिटरेचर जो है, वो डेवलप होती रही साथ साथ में। जिस प्रकार इंग्लिश लोग यानी अंग्रेज लोग विकसित होते चले गए, उनकी प्रजाति बढ़ती चली गई, एक बड़ा राष्ट्र उनका बनता चला गया, वैसे वैसे ही इंग्लिश का विस्तार होता गया और उसका विकास होता गया। When we analyze the history of English literature, we discover that it consists of 8 major periods and several ages. जब हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को एनालाइज करेंगे यानी इसका विश्लेषण करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में 8 मुख्य काल रहे हैं, यानी 8 मेजर पीरियड्स और कई एजेस रही हैं। एजेस यानी इन पीरियड्स को हम जब आगे फिर से डिवाइड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ईच पीरियड और एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज नेम्ड आफ्टर द सेंट्रल लिटरेरी फिगर और द इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ इंग्लैंड और सर्टेन लिटरेरी मूवमेंट्स। प्रत्येक इसका मतलब क्या है, प्रत्येक पीरियड या एज इंग्लिश लिटरेचर में जितने भी पीरियड्स का विभाजन किया गया है या जो भी एज का विभाजन किया गया है, वो उस समय के कोई लिटरेरी फिगर यानी कोई साहित्यिक लेखक या कवि के इर्द गिर्द घूमता है, या फिर इंग्लैंड के कुछ महत्वपूर्ण राजा वहाँ के शासक रहे, या फिर कुछ लिटरेरी मूवमेंट्स चले, यानी एक अलग प्रकार की ही उसमें एक अलग प्रकार के हमें विकास देखने को मिलता है इंग्लिश लिटरेचर में। तो इन सभी चीजों में से किसी एक चीज को लेकर उस काल का नाम रखा गया है। मोरोवर ईच पीरियड और फेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हैज इट्स डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसके अलावा प्रत्येक पीरियड की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, तो वो विशेषताएं भी हम देखेंगे और क्या क्या 8 मेजर पीरियड्स हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, उन पे बात करेंगे। तो आगे हम दिखाएंगे कि जो मुख्य भाग हैं वो कौन कौन से हैं। द मेजर 8 पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो 8 मुख्य काल हैं जो आपको याद रखना है और इनमें समय भी दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पे, द एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड। इसको हम एंग्लो सैक्सन या ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी बोलते हैं, जो कि 450 ईस्वी से 1066 ईस्वी तक रहा। ठीक है, 450 एडी से 1066 एडी तक। नंबर 2, द एंग्लो नॉर्मन और मिडिल इंग्लिश पीरियड। एंग्लो नॉर्मन या मिडिल इंग्लिश पीरियड यह हमारा आता है एंग्लो सैक्सन पीरियड के बाद, जो शुरू होता है 1066 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक
मिडिल इंग्लिश पीरियड यानी कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड। उसके बाद थर्ड नंबर पे रेनेसा, रेनेसा पीरियड, ठीक है, जिसके बारे में बात करें तो सबसे मुख्य इसमें जो एज रही है वो एलिजाबेथन एज रही है। रेनेसा की अगर बात करें, रेनेसा में भी लगभग 4 पीरियड हुए हैं। इनके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, एक डिटेल्ड वीडियो बाद में लेकर आएंगे कि प्रत्येक 8 एजेस में, यानी जो 8 पीरियड्स हैं, इनको हम आगे डिवाइड करेंगे और बताएंगे उनमें कौन कौन सी एजेस हुई। तो रेनेसा का जो समय रहा वो 1500 से 1660 तक रहा। नंबर 4 द न्यू क्लासिकल पीरियड। न्यू क्लासिकल पीरियड हमारा 1660 से 1798 तक रहा, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर पे द रोमांटिक पीरियड। जैसे रोमांटिक पीरियड में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जिसमें जो शुरुआत की थी रोमांटिक पीरियड की किसने, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा हुई थी। तो इसका जो समय रहा 1798 से 1837 ईस्वी तक। रोमांटिक पीरियड 1798 से 1837 तक। नंबर 6 द विक्टोरियन पीरियड। विक्टोरियन एज जिसको बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि बताया गया था कि इंग्लैंड के किसी महाराजा के ऊपर या फिर किसी मुख्य लिटरेरी मूवमेंट के ऊपर। तो 5 नंबर पे आप देख रहे हैं रोमांटिक पीरियड, तो ये अलग प्रकार का लिटरेरी मूवमेंट था, ठीक है, जिसकी शुरुआत मैंने आपको बताया वर्ड्सवर्थ के द्वारा की गई। और नंबर 6 पे विक्टोरियन पीरियड, यानी विक्टोरियन पीरियड का मतलब क्या है, सन 1837 में क्वीन विक्टोरिया, इंग्लैंड में जो क्वीन विक्टोरिया थी उनकी ताजपोशी हुई और उनका कार्यकाल 1901 तक रहा, तो इसलिए उसको विक्टोरियन पीरियड बोला गया। नंबर 7 द मॉडर्न पीरियड। 1901 के बाद मॉडर्न पीरियड की शुरुआत होती है, जो कि चलता है 1945 तक, 1945 तक मॉडर्न पीरियड, आधुनिक काल, ठीक है। नंबर 8 पे द कंटेम्पररी पीरियड। कंटेम्पररी पीरियड यानी जो अब तक चलता चला आ रहा है 1945 से अब तक, आज तक, इसको कंटेम्पररी पीरियड बोला जाता है। अब हम बात करते हैं कि प्रत्येक लिटरेरी पीरियड में अलग अलग विशेषताएं क्या रही, जिस वजह से उनका डिवीजन हुआ, या फिर प्रत्येक जो काल रहा है उसकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं। तो इसमें हम बात करते हैं। नंबर 1 एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश में हम देखते हैं क्या हुआ है। एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश का पीरियड जो रहा वो 450 से 1066 ईस्वी तक, जैसा मैंने आपको बताया। तो इसमें क्या ट्रेंड्स रहे, क्या मूवमेंट्स रहे, कौन सी हाइलाइट्स रही, इसके बारे में बात करेंगे। एंग्लो सैक्सन या ओल्ड इंग्लिश पीरियड में दिखाया गया है क्या, पोएट्री फोकस्ड ऑन हीरोज ब्रेवरी, एलेजियक ट्रेडिशन, राइटर्स मॉर्न्ड द पासिंग ऑफ अर्लियर बेटर टाइम्स। यानी मुख्य फोकस जो रहा वो ब्रेवरी पे रहा, ठीक है, नायक की महानता पर, उसकी वीरता पर रहा एंग्लो सैक्सन में। एलिजियक ट्रेडिशन भी चला था, यानी कि पुरानी गुजरी हुई चीजों के बारे में, समय के बारे में विलाप करना। तो राइटर्स क्या करते थे, अपने अच्छे बीते हुए समय को याद किया करते थे। और उसके बाद एंग्लो नॉर्मन या मिडिल इंग्लिश पीरियड। एंग्लो नॉर्मल का काल जो रहा 1066 से 1500 तक का। पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ राइटिंग इसमें थी क्रॉनिकल्स, पोएट्री, ड्रामा, रिलीजियस एंड डाइडेक्टिक राइटिंग। डाइडेक्टिक राइटिंग यानी जो किसी न किसी शिक्षा के पर्पस से लिखी जाती हैं, उनको हम डाइडेक्टिक राइटिंग बोलते हैं। उसके बाद आता है रेनेसा, रेनेसा पीरियड और एज ऑफ शेक्सपियर। जैसे मैंने आपको बताया था कि रेनेसा में जो मुख्य एज हुई वो शेक्सपियर की एज, या जिसको हम एलिजाबेथन एज के नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए रेनेसा पीरियड को शेक्सपियर के नाम से ज्यादा जाना जाता है, जो 1500 से 1660 तक चली। इसमें कौन कौन से ट्रेंड्स रहे, रिवाइवल ऑफ लर्निंग,
rediscovery of classical philosophy and literature, art, focus on humanism, puritanism. मेजर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर इसमें थी पोएट्री एंड ड्रामा। पोएट्री एंड ड्रामा का बहुत ही ज्यादा विकास हुआ था रेनेसां पीरियड में। ठीक है, ड्रामा आप देख सकते हैं जैसे शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए ड्रामाज, पोएट्री भी शेक्सपियर ने बहुत सारी लिखी। उसके अलावा उनके साथ के जो भी ड्रामेटिस्ट रहे उन्होंने भी पोएट्री में और ड्रामा में काफी योगदान दिया है। आगे बात करते हैं न्यू क्लासिकल पीरियड और दी एनलाइटनमेंट एज। न्यू क्लासिकल पीरियड में कौन कौन से ट्रेंड्स रहे? रिवाइवल ऑफ क्लासिकल आर्ट एंड कल्चर ऑफ एंसेंट ग्रीस एंड रोम। क्लासिकल आर्ट्स का पुनर्जीवित होना। ठीक है, क्लासिक आर्ट जो थी पुरानी फिर से आ जाती है, और एंसेंट ग्रीस एंड रोम की जो कल्चर थी, वहां की संस्कृति थी, वो यहाँ की लेखों में, किताबों में, ड्रामाज एंड पोएट्री में दिखाई देता है। फोकस ऑन ऑर्डर, एक्यूरेसी एंड स्ट्रक्चर। ऑर्डर, एक्यूरेसी एंड स्ट्रक्चर यानी जो भी कविताएं लिखी गई या जो भी बुक्स लिखी गई उनमें एक्यूरेसी, स्ट्रक्चर, ऑर्डर ये बहुत अच्छे से पाया गया। पोएटिक ट्रेंड्स इसमें थे यूज ऑफ एल्यूजन्स, हीरोइक कपलेट एंड स्ट्रिक्ट मीटर एंड राइम। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीजें हैं। यूज ऑफ एल्यूजन्स, एल्यूजन्स यानी भ्रम की मौजूदगी दिखाना। ठीक है, भ्रम का एहसास होना। हीरोइक कपलेट एंड स्ट्रिक्ट मीटर एंड राइम का बहुत ज्यादा यूज हुआ। इस काल का जो मुख्य कंट्रीब्यूशन है द मॉडर्न नॉवेल, ठीक है, जो 1660 से 1798 तक चलता है, न्यू क्लासिकल पीरियड। इसका जो मुख्य योगदान था वो मॉडर्न नॉवेल का था। आगे देखते हैं रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड में जो ट्रेंड्स रहे, रोमांटिक पीरियड जैसे 1798 से 1837 तक चला। आप डेट्स को बिल्कुल नहीं भूलेंगे, डेट्स का बहुत ही बड़ा रोल है। तो इसमें कौन से ट्रेंड्स रहे? द रोमांटिक मूवमेंट इन पोएट्री, गॉथिसिज्म इन लिटरेचर। तो रोमांस की इसमें ज्यादा बात हुई है। तो रोमांस सिर्फ एक हीरो या हीरोइन वाला नहीं, बल्कि रोमांस हर जगह दिखाया गया है। ठीक है, जैसे प्रकृति में भी दिखाया गया है, बहुत सारी चीजें। चीफ कंट्रीब्यूशन क्या रहा? रोमांटिक पोएट्री एंड द गॉथिक नॉवल। आगे चलते हैं विक्टोरियन पीरियड। विक्टोरियन पीरियड 1837 से 1901 तक रहा, जो क्वीन विक्टोरिया के नाम पे माना जाता है। लिटरेरी ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स रहे सिंबोलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म यानी कि उपयोगितावाद। ठीक है, सिंबोलिज्म हो गया प्रतीकवाद। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, रोमांटिक प्रोटेस्टेंटिज्म। प्रोटेस्टेंटिज्म यानी जो चर्च से संबंधित एक अलग शाखा है लोगों की। एज ऑफ प्रोज एंड नॉवेल, तो इसमें प्रोज एंड नॉवेल का ज्यादा विकास हुआ। मेन फोकस था इसमें इंडिविजुअलिटी पर। ठीक है, इंडिविजुअली लिखा है लेकिन इंडिविजुअलिटी पर यानी एकलवाद। मोरालिटी नोट, मोरालिटी यानी नैतिकता के बारे में बात हुई। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन एंड साइंस, रिलीजन एंड साइंस का जो कॉन्फ्लिक्ट था, बीच में संघर्ष था, ये विक्टोरियन पीरियड में दिखाया गया है। यानी रिलीजन क्या कहता है और साइंस क्या कहती है इसके बारे में, क्योंकि रिलीजन एंड साइंस बिल्कुल एक दूसरे के विरोध ही रहे हैं। क्योंकि रिलीजन मानता है ईश्वर है और साइंस मानती है ईश्वर नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स देन नेचर, ह्यूमन बीइंग्स और नेचर की बात हुई है। मॉडर्न पीरियड 1901 से 1945 तक इसकी विशेषता रही और इसके ट्रेंड्स जो रहे इंडिविजुअलिज्म, एक्सपेरिमेंटेशन, सिंबोलिज्म, एब्सर्डिटी एंड फॉर्मलिज्म। इंडिविजुअलिज्म यानी एकलवाद, किसी एक चीज के बारे में बात करना है। एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट हुए बहुत सारे, मतलब लिटरेचर में एक्सपेरिमेंट हुए। सिंबोलिज्म यानी प्रतीकवाद। एब्सर्डिटी, एब्सर्डिटी मीन्स जैसे बच्चों की तरह व्यवहार करने वाली चीजें। फॉर्मलिज्म,
कंटेम्प्रेरी पीरियड जो शुरू हुआ 1945 से आज तक, इसकी विशेषताएं, इसके लिटरेरी ट्रेंड्स रहे स्ट्रक्चरलिज्म, डिकंस्ट्रक्शन, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म एंड मैजिक रियलिज्म। ये इसमें ट्रेंड्स रहे। कुछ मुख्य ट्रेंड्स इसमें जो आप याद रखेंगे, स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। मेन फोकस इसमें रहा हॉरर्स ऑफ वॉर, जेनोसाइड, लाइफ एक्सपीरियंसेस, क्योंकि 1945 के आसपास ही जो वर्ल्ड वॉर सेकंड चला था, तो उसमें दिखाया गया है उसके समाप्त होने के बाद उसका असर था, तो बाद में लिखे जाने वाले लिटरेचर में साफ साफ दिखा है। इसलिए हॉरर्स ऑफ वॉर्स में दिखाया गया कि वॉर के, युद्ध के भयंकर परिणाम क्या हुए, जेनोसाइड यानी मानव हत्या, लाइफ एक्सपीरियंसेस, रियल लाइफ थीम्स, एलियनेशन, एलियनेशन यानी पलायनवाद, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म करना, कंजम्पशन एंड रिलेटिविटी ऑफ ट्रुथ। कंटेम्प्रेरी पीरियड जो बहुत ज्यादा प्रभावित था, मैंने आपको बताया वर्ल्ड वॉर से प्रभावित था, तो उससे संबंधित सारी चीजों को इसमें दिखाया गया है। तो ये थे हमारे 8 पीरियड्स इंग्लिश लिटरेचर के। इनको अब अच्छे से याद कर लेंगे और कुछ विशेषताएं इनकी याद रखेंगे। और अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा कि प्रत्येक जो भी काल रहे हैं इनका डिवीजन मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे एंग्लो सैक्सन में तो कोई डिवीजन नहीं है, एंग्लो नॉर्मन में कुछ डिवीजन आएगा, रेनेसा में डिवीजन आएगा, जैसे एलिजाबेथन, जैकोबियन पीरियड, कैरोलिन एज। तो इसी तरह सबकी टाइमलाइन आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे।